बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उज़मा बतूल। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक आयंस जो है उसको स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 1.3.1 है। सबसे पहले आयंस की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं क्लास। जैसा कि हम पहले भी एटम के बारे में पढ़ चुके हैं कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये दोनों सब पार्टिकल्स जो हैं इनका जो है वो नंबर इवन हो सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो आपका जो एटम है वो न्यूट्रल पार्टिकल कहलाता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाता है तो एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल कहलाएगा। जब ये इक्वल नंबर अनइक्वल होता है या डिस्टर्ब होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम में से मूव हो या उसके अंदर ऐड हो, तो हमारे पास जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की जो क्वालिटी है ये इसको एटम से आयन में कन्वर्ट कर देती है। यानी आयन एक ऐसा आपके पास चार्ज स्पीशी है जो कि आपको अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होती है। सो अ चार्ज स्पीशी फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड आयन। या आप ये भी कह सकते हैं अ चार्ज पार्टिकल दैट इज हैविंग एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वल होंगे तो एटम न्यूट्रल होगा, और जब यही बैलेंस जो है इनका डिस्टर्ब होगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होंगे, तो आपका एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो एटम आपका न्यूट्रल है, और जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं, तो वो आयन कहलाता है। आयन जो है इसकी दो टाइप्स हैं, केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइंस ऐसा आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको कैटाइन कहा जाएगा। यानी कोई भी ऐसा एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिया गया है, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है यानी कि नेगेटिव चार्ज कम है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसकी वजह से केटाइन जो है उस पर नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप कहेंगे केटाइन। इसी तरह से जब हम एनाइन की बात करते हैं तो एनाइन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अगर किसी भी एटम में अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर वो कोई और इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट करता है या गेन करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कम हो जाएगा। तो उस एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव होगा। ऐसा एटम जिसके ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव होगा दैट विल बी कॉल्ड एनाइन। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ देखते हैं। हमारे पास केटाइन फॉर्मेशन में जो है वो एग्जांपल है सोडियम की। तो मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि केटाइन फॉर्मेशन जो है वो किस तरह होती है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। यानी कोई भी एटम जो है वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से वो एक केटाइन बन जाता है। सोडियम की एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ये बात समझ में आएगी कि केटाइन और एनाइन जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। सोडियम के अंदर अगर आप देखते हैं तो सोडियम 1123, इस सोडियम का जो अटोमिक नंबर है वो 11 है। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो है वो इसका अटोमिक नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से जब आप अपर लेफ्ट कॉर्नर पे देखते हैं तो वहाँ पे 23 लिखा हुआ है, जो कि इसका अटोमिक मास है। अटोमिक नंबर, अटोमिक मास के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इन दोनों टर्म्स के बारे में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, तो इसका मतलब यह है कि सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर 12 हैं। जैसा कि आप इसकी पिक्चर को देख सकते हैं, आप देखेंगे कि सेंटर में न्यूक्लियस जो है उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और 12 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि बाहर के ऑर्बिट्स जो हैं, पहला और जो शेल है वो
के शेल है, दूसरा एल है, तीसरा एम है। इनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 8 एंड 2 10 हो गए, और उसके बाद जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे जो है वो शेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर मौजूद है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम के एटम से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, या रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से रिमूव किसी और एटम के साथ शेयर हो जाता है, तो आपका जो सोडियम एटम जो है वो उस पे जो चार्जेस की तादाद है वो अनइक्वल हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर 11 प्रोटॉन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपके पास नेट चार्ज है वो 0 है। लेकिन अगर यही 11 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, यानी 11 से 10 हो जाते हैं, तो आपके पास 11 पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन आपके पास 10 नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास नेगेटिव चार्जेस की का जो नंबर है वो कम हो गया है, लेस हो गया है, और आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका नंबर जो है वो ज़्यादा है। यानी जब आप इसको माइनस करते हैं और आपके पास जो नेट आंसर आता है इसका, वो दैट इज़ +1। इसका मतलब है कि इस एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो +1 होगा या पॉजिटिव होगा, और ये एक सोडियम आयन कहलाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो रहा है तो उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको आयन बना रहा है, यानी कि ये एक आयनिक स्पीशी है। सिमिलरली क्लास, एक सेकेंड एग्जांपल जो है वो देखते हैं एल्यूमिनियम की। ये कैटाइन फॉर्मेशन की हम एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे कि हमने सोडियम में देखा कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और 23 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। सिमिलरली एल्यूमिनियम में देखिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे 13 एटॉमिक नंबर है इस एलिमेंट का, और 13 एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में 13 है। जब हम उसके मास नंबर की बात करें 26, इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की तादाद जो वो 26 है। नाउ लुक एट द पिक्चर, 13 प्रोटॉन 13 न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर ऑफ द एल्यूमिनियम में प्रेजेंट है। इस तरह से क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड। ठीक है, अब ये 11 जो है इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जब ये एल्यूमिनियम अपने वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको लूज करता है, उनको किसी भी और एटम के साथ उनको शेयर करता है, तो वो एक आयन में चेंज हो जाता है, एक केटाइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस का बैलेंस फिर जो है वो चेंज हो जाता है। आप देखिए 13 पॉजिटिव चार्जेस और 13 नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस कम होने की वजह से जब हम नेट चार्ज देखेंगे इस आइटम के ऊपर, तो वो +3 होगा, यानी पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो इसके ऊपर +3 चार्जेस जो है वो इसके ऊपर मौजूद है, +3 चार्ज इसके ऊपर मौजूद है। अब ये एल्यूमिनियम जो है वो एक आयन जो है वो बन गया है। एल्यूमिनियम +3 आपके पास एक आयन है। ठीक है, यानी कि मोस्टली जो है मेटल्स जो है वो केटाइंस बनती हैं। ठीक है, तो सोडियम की एग्जांपल हमने देखी, हमने एल्यूमिनियम की एग्जांपल देखी कि दोनों जो है वो किस तरह से केटाइन में चेंज हो रहे हैं, यानी कैटाइन फॉर्मेशन है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को किसी भी दूसरे एटम को के साथ शेयर करना, सॉरी उसको डोनेट करना। अब यानी अपने में से जो है एटम उसको रिमूव कर देगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, और ये पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो कैटाइन कहलाएगा। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे एनाइन फॉर्मेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयन की 2 टाइप्स हैं, एक केटाइन एक एनाइन। ठीक है, हम केटाइन के बारे में हमने पढ़ा कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी हमने एग्जांपल देखी हैं। अब हम एनाइन फॉर्मेशन देखेंगे। क्लास ये बात याद रखें कि एनाइन फॉर्मेशन जो है हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी, यानी कोई भी एटम जो है जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, तो उसको एक्सेप्ट करते ही इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन की एग्जांपल है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है और उसका एटॉमिक मास 18 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें
+9, यानी कि प्रोटॉन की जो नंबर है वो +9 है और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो -9 है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इन देयर शेल्स और 9 प्रोटॉन मौजूद हैं इन द सेंटर ऑफ द एटम। अब अगर देखा जाए तो नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है। जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसके अंदर टेंडेंसी है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको यहाँ पर सेटल करेगा। क्लास ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल और इसके अलावा शेल और उसके बारे में डिटेल जो है वो हम इंशाल्लाह सेकंड थर्ड चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे, उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन को चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन वो किसी से भी एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, यानी आपके पास 10 जो है वो नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं और 9 पॉजिटिव चार्जेस आपके पास मौजूद हैं। जब इनका नेट चार्ज मालूम किया जाएगा तो नेट चार्ज जो है दैट विल बी -1, यानी इस एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव है, -1, -1। सो इट इज कॉल्ड एन एनाइन। जैसा कि हमने पहले देखा कि एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनाइन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि फ्लोरीन का ये एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये एक आयन में जो है वो एक एनाइन में जो है वो चेंज हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल एनाइन फॉर्मेशन में ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के अंदर 8 जो है उसका एटॉमिक नंबर है और 16 उसका मास नंबर है। ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर मींस 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। आप इसका स्ट्रक्चर देखें, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स जो है दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नाउ 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन देयर शेल्स। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है इसका ऑक्सीजन का, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी सिमिलरली टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने इस आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि सेकंड शेल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये किसी भी दूसरे एटम से ये गेन करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन फिर से आप देखें वो चेंज होगा। प्रोटॉन तो 8 है आपके पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 मजीद लेने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो गया है। इसका मतलब है कि अब 8 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास मौजूद हैं, यानी कि 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 नेगेटिव चार्जेस हैं। सो आपका जो नेट चार्ज आएगा, जो आपका आंसर है दैट इज -2। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन जो है वो एक एनाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एनाइन फॉर्मेशन हमने देखी, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन की एग्जांपल देखी हमने। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी पेज पर पेज 16 जो है आपका, जिसमें हम आयन का जो है वो डेफिनेशन और कैटायन और एनायन के बारे में हमने देखा। यहाँ पर आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज दी गई है। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.5। अब ये यहाँ पर आपके पास 3 जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि आपने अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर जो है आपने इनको सॉल्व करना है। पहला है एन ऑक्साइड आयन जो है O-2 हैज़ -2 चार्ज। इस पे -2 चार्ज क्यों है? इसी तरह से मैग्नीशियम आयन पे Mg+2 है तो इस पे +2 चार्ज क्यों है? सल्फाइड आयन के ऊपर -2 चार्ज जो है वो क्यों है? ये आपने जो है वो खुद से सॉल्व करनी है, और अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म जो हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन यानी जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा आयन जो कि मॉलिक्यूल है, यानी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो आयन कहलाता है। एनी मॉलिक्यूल दैट इज कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। जैसे हमने आयन के बारे में पढ़ा कि उसकी 2 टाइप्स हैं, केटाइंस एंड एनाइंस, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। तो क्लास इसी तरह से जब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर आयन के अंदर भी 2 तरह के आयन हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूलर केटाइन
और एक मॉलिक्यूलर एनाइन, ठीक है। यानी आपके पास दो तरह के चार्जेस होंगे, जैसा कि हमने आयन में भी देख लिया कि हमारे पास केटाइन और एनाइन मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि जब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर आयन में भी हमारे पास मॉलिक्यूलर केटाइन एंड मॉलिक्यूलर एनाइन जो है वो मौजूद हैं। अब क्योंकि हमने देखा कि केटाइन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इस तरह से जब मॉलिक्यूलर आयन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है या मॉलिक्यूलर एनाइन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो बनता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब गेन या लॉस होता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो रिजल्टिंग स्पीशीज जो है वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाती है। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल जो है वो दी गई है, वो एग्जांपल जो है वो शो कर रही है कि जो है ऑक्सीजन किस तरह से एक मॉलिक्यूलर केटाइन बना रहा है और मॉलिक्यूलर एनाइन बना रहा है। इसी तरह से एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है किस तरह से जो है वो मॉलिक्यूलर केटाइन और फिर मॉलिक्यूलर एनाइन जो है वो बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी यही दो एग्जांपल्स जो है वो दी हुई हैं। आप देखेंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ये आपके पास एक ऑक्सीजन का जो है वो केटाइन बना रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक जो है वो मॉलिक्यूलर एनाइन जो है उसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब ये O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ये दोनों केटाइंस एंड एनाइंस जो हैं इनको मॉलिक्यूलर आयंस कहा जाएगा। इसी तरह से सेकंड हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। जब एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वो मॉलिक्यूलर केटाइन कहलाएगा। इसी तरह से जब उस पर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो एक मॉलिक्यूलर एनाइन कहलाएगा, यानी नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर एनाइन। अब क्लास हमारी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो हैं ये क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स जो हैं, फ्री रेडिकल इज एन एटम दैट हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बियर्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि एक ऐसा एटम जो कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर कोई चार्ज जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कहेंगे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया है और उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप हो गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्री रेडिकल जो है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन को, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इसी तरह क्लोरीन के ऊपर जो है वो भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, सिंगल डॉट जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो एक फ्री रेडिकल किसी भी एलिमेंट का एक ऐसा एटम जिसके अंदर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और वो चार्ज्ड पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है, इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब ये देखिए मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल में जो डिफरेंसेस हैं। मॉलिक्यूलर आयन यानी नाम से जैसे इंडिकेट हो रहा है कि मॉलिक्यूल का आयन, ठीक है, एक ऐसा आयन जो मॉलिक्यूल बना रहा है, जो वो मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर आयन जो है इसमें और फ्री रेडिकल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फ्री रेडिकल के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आयन के अंदर जो है वो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन एक चार्ज स्पीशीज है। जैसे हमने मॉलिक्यूलर आयन के अंदर केटाइन एंड एनाइन को भी स्टडी किया, मॉलिक्यूलर केटाइंस और मॉलिक्यूलर एनाइंस को स्टडी किया। तो इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो चार्ज स्पीशी है, लेकिन फ्री रेडिकल जो है वो एक अनचार्ज स्पीशी है, ठीक है। उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके ऊपर कोई चार्ज जो है वो नहीं है, यानी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। मॉलिक्यूलर आयन की जब बात करते हैं तो क्लास ये याद रखें कि हमारे पास जो है ना दो तरह के क्लेवेज, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन जस्ट फॉर यू अंडरस्टैंडिंग जो है मैं आपको बता रही हूँ कि दो तरह के ब्रेक डाउन होते हैं बॉन्ड के, ठीक है। एक होता है हेट्रोलिटिक और एक होता है होमोलिटिक। होमोलिटिक ब्रेकेज जो है वो एक ऐसा ब्रेकेज है जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी दोनों एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको ले लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको फ्री रेडिकल बनाता है।
यानी होमोलिटिक क्लेवेज के नतीजे में आपके पास फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास मीथेन की एग्जांपल है। आपने देखा कि जब ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो शेयरिंग हुई हुई थी बॉन्ड्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, और उससे एक बॉन्ड डेवलप हुआ था, इस बॉन्ड को आप जो है वो जब ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक डाउन जो है ये दो तरह से हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से या हीट एनर्जी से, यानी हाई टेम्परेचर से आप इस बॉन्ड को, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक एटम जो है वो हाइड्रोजन के पास चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास चला जाता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास चला जाता है। तो अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास मौजूद है जो कि अनपेयर्ड है, इस तरह से कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि अनपेयर्ड है। अब अनपेयर्ड होने की वजह से ये दोनों फ्री रेडिकल की फॉर्म में जो है वो मौजूद हैं। जब हम हेट्रोलिटिक क्लेवेज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी शेयरिंग, एक ऐसा ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है, यानी एक जो है एटम, वो दोनों एटम्स जो हैं वो ले लेता है, जबकि दूसरे एटम के पास से कोई एटम जो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं आता। ठीक है, एक एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जबकि दूसरे एटम के पास जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, मीथेन की एग्जाम्पल में CH3 नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव, यानी ये दो चार्जेस डेवलप हो गए हैं इनके ऊपर, जो कि इनको मॉलिक्यूलर आयन जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये याद रखें कि मॉलिक्यूलर आयन जो है ये हाई टेम्परेचर पे ही सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, फौरन जो है ये अपने उस कंडीशन से जो है वो वापस आ जाते हैं और रिएक्ट करते हैं। इसी तरह से जब हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल भी एक्सट्रीमली रिएक्टिव जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई कि जो फ्री रेडिकल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑड होगा, और मॉलिक्यूलर आयन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन होगा। ठीक है, और जो फ्री रेडिकल के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक डॉट से जो है वो इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आपके सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज जो है वो आप अपने बुक में पेज नंबर 17 जो है उसके ऊपर आप देखेंगे, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.6, आइडेंटिफाई आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीशीज। यानी आपने आयंस को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने मॉलिक्यूलर आयंस को आइडेंटिफाई करना है और फ्री रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने हैं। तो आयंस जो है, जैसा कि आपको पता है कि आयंस चार्ज्ड स्पीशीज हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर आयंस भी चार्ज स्पीशीज हैं, और फ्री रेडिकल जैसे आपको बताया गया था कि वो जो है वो फ्री रेडिकल जो है वो एक ऐसा एटम है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। जैसे कि आप जैसे साइनाइड आयन है, उसके बाद साइनाइड के ऊपर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे जो है वो यहाँ पर एक डॉट मौजूद है जो कि शो कर रहा है कि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये याद रखें कि ये डॉट जो है वो आपको देखते साथ पता चल जाना चाहिए कि ये साइनाइड जो है वो एक यहाँ पर फ्री रेडिकल है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। ठीक है, इस तरह से आपने मॉलिक्यूलर आयन और आयंस इसमें से जो है वो आइडेंटिफाई। मॉलिक्यूलर आयन यानी कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर जो है वो आयन मौजूद है, जैसा कि साइनाइड है, जैसा कि जो है वो मीथेन है। लेकिन जब हम हीलियम और नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो ये आयंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के वो पार्टिकल्स जो कि उनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या वो फार्मूला यूनिट्स हैं। दी स्पीशीज आर, जो टर्म रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल की जो यूज हो रही है उसका मतलब ये है कि एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट जो किसी भी स्पीशी के अंदर मौजूद हैं। आप के पास एक एग्जांपल दी हुई है, साथ में डायग्राम शो की गई है। आपने इसमें जो है वो मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है आपने। ठीक है, आप सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें। इसमें जो है वो ABCDEF आपके पास चार तरह के जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं। आप इसमें से आपने एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये याद रखें क्लास के एलिमेंट्स जो है दे हैव एटम्स ऑफ सेम साइजेस, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं
उनके अंदर एटम जो है वो डिफरेंट साइजेस के मौजूद होंगे। मैं एक बार फिर इसको रीड करती हूँ। एलिमेंट्स हैव एटम्स ऑफ सेम साइजेस एंड कंपाउंड्स हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो आप बहुत ही इजीली इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड जो आपके पास फर्स्ट जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसी तरह से जब आप सी पे जा रहे हैं तो सी में भी सेम नंबर ऑफ सेम साइज ऑफ एटम्स हैं। जब आप डी के मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मौजूद हैं। जब आप ई कंपाउंड के मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो वहाँ पर भी दो सेम साइज के जो है वो एटम्स मौजूद हैं। इसका मतलब है आपका जो एटम ए, सी, डी एंड ई ये एलिमेंट के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि बी एंड एफ जो हैं ये आपके पास जो है वो किसी भी कंपाउंड के पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है मॉलिक्यूल के बारे में। आपको बताया गया कि मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या है। मॉलिक्यूल जो है वो आपको जैसे बताया कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं और मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं। मोनोएटॉमिक मींस एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिंगल एटम पे कंसिस्ट करता है, जैसे कि नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रिनॉन। ठीक है, इस तरह से बाकी। और जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सिमिलर या डिफरेंट एटम्स जो है वो मौजूद होंगे। वो एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम मौजूद है वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और जिसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो डिफरेंट हो, मौजूद होंगे, दैट विल बी कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटम के जो है वो मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और मॉलिक्यूल जो है ये याद रखें कि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज जो है वो मौजूद नहीं है। यानी मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है और वो हमेशा न्यूट्रल होगा। और ये कम्बिनेशन ऑफ एटम से बन रहा है और ये एक स्टेबल यूनिट है। यानी मॉलिक्यूल एक स्टेबल यूनिट है, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं जो है वो स्टेबल फॉर्म में। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का है जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.7 है क्लास। ये बिल्कुल रेलिवेंट है आपकी पिछली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी से, जो कि हमने देखी थी आपके पेज नंबर 17 पर। और इट इज़ द सेम। और ये आप जो है वो सॉल्व करेंगे खुद से, और फिर इसमें जो भी किसी किस्म की मुश्किल होगी तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। सबसे पहले टर्म मोल जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज अ मोल? अ मोल इज एन अमाउंट of a substance that contains 6.022 into 10 raised to the power 23 particles of that substance। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस, उसकी जब हम कहते हैं कि ये एक मोल उस सब्सटेंस के, तो इसका मतलब ये है कि उस सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स की तादाद जो है वो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 होगी तो वो सब्सटेंस जो है वो 1 मोल होगा। किसी भी सब्सटेंस की किसी मिकदार के अंदर पार्टिकल्स की तादाद अगर 6.022 होती है इंटू 10⁻23 तो वो 1 मोल होगा। अब ये जो वैल्यू है, जैसे आप कहेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं, ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिराइव की गई है। ग्रेट साइंटिस्ट कैमिलो एवोगाड्रो ने जो है ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो था वो डिटरमिन किया था। और इसको इसी वजह से जो है वो एवोगाड्रोस नंबर ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो है इसको एवोगाड्रोस नंबर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, यानी आप किसी भी कंपाउंड को ले लेते हैं, जो अगर आयनिक कंपाउंड को लेते हैं तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, अगर आप किसी कोवलेंट कंपाउंड को ले रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो है ना आप ये बताते हैं किसी एलिमेंट को ले रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो, उसका जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि इसके स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर जो है वो इतने पार्टिकल्स यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट मौजूद होंगे। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, अब जैसा कि आप जो है वो देखते हैं, हम
इजी अपनी डेली लाइफ में आप देखें कि हम किसी भी चीज़ को जो है ना काउंट करने के लिए हम सिंपल उसके जो है ना यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसा कि एग हैं, 12 एग्स को हम 1 डजन के इक्वल करते हैं, ठीक है। तो हम जब हम कहते हैं 1 डजन एग्स, तो इसका मतलब ये होता है कि हम 12 एग्स की बात करें। इस तरह एक रीम ऑफ पेपर जो है उसके अंदर 500 पेपर्स होते हैं, तो उसको काउंट करना, इसी तरह से एग्स को काउंट करना आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम कहते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो हम ये कहते हैं कि इस 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये हमारे लिए एक जो है नी इजी हो जाता है उस चीज़ के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को काउंट करना, क्योंकि वैसे दूसरे तरीके से आप देखें तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देखें अपने पेज नंबर 18 पे, आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। अ मोल ऑफ सल्फर एटम, उसको जब वे किया जा रहा है तो उसका जो है वो वे आपके पास यहाँ पे नीचे ग्राम में आ रहा है। वैसे आप ये देखिए इसका जो अटोमिक मास है वो सल्फर का 32.1 अटोमिक मास यूनिट है। अब इसके एक मोल के अंदर इतने एटम्स मौजूद हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं वो एक मोल ऑफ सल्फर के अंदर जो है वो एटम, इतने एटम मौजूद हैं। अब इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस एक मोल ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आपका जो भी एटॉमिक मास है, जो कि एटॉमिक मास यूनिट में आप मेजर करते हैं, ठीक है, हम इसका फाइंड आउट करते हैं। ये एटॉमिक मास यूनिट जो है ये इक्वल है एक मोल के, और एक मोल जो है उसके अंदर इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स या इतने फार्मूला यूनिट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जब हम इसको जो है वो किसी भी मैस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को जब हम मेजर करते हैं तो वो हमारा मोलर मास कहलाता है, ठीक है। यानी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर मास, ठीक है। अब ये मोलर मास जो है ये एक आप समझें कि आपके पास जो है ना आपके लिए ये मतलब इस एक तरह से आसानी होगी कि दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं कि मोल के अंदर और मोलर मास में, दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है। यानी जब हम मोल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम ये देख रहे हैं कि हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 डू वी हैव, यानी आपके पास इस एक पैकेट के कितने ग्रुप्स हैं, यानी कितने आपके पास ये पैकेट्स मौजूद हैं। लेकिन जब हम मोलर मास की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस एक ग्रुप का मास जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। यानी 6.022 इंटू 10⁻23 का हमने इस एक ग्रुप का मास हमने देखना है कि कितना है। जैसे हम एक मोल क्लोरीन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो उसका मोलर मास है वो 35.5 ग्राम है। इसी तरह से अगर हम 2 मोल ऑफ क्लोरीन को देखते हैं तो उसमें उसका जो मोलर मास होगा वो 71 ग्राम होगा। यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ जो है वो मॉलिक्यूल्स या कोई भी जो आपके पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं का पैकेट है, या आपके पास जो फार्मूला यूनिट है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उस टर्म पे जो कि है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला। लेकिन क्लास ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस टॉपिक के साथ जो है हम दोबारा जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।